गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक हमारा है सॉलिड एंगल। ठीक है, हमने 12th के फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक उसका बचा है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में आपको सॉलिड एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, केवल डेरिवेशन में ही ज़रूरत पड़ेगी, और या तो बहुत अच्छे सवाल होंगे तब ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन फिर भी सॉलिड एंगल का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सॉलिड एंगल को समझने से पहले आइए हम लोग थोड़ा सा प्लेन एंगल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, इधर प्लेन एंगल बना ले रहे हैं, इधर सॉलिड एंगल। क्लियर? प्लेन एंगल कैसे पता चलेगा? तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन को अगर हमें देखना है तो इस लाइन को देखने के लिए हमारी आंखों को कितना एंगल फॉर्म करना पड़ेगा? थीटा। ठीक है ना, इस सिरे से इस सिरे तक हमने देख लिया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी लाइन हमें दिखाई देगी। तो ये लाइन एक प्लेन में है हमारी। ठीक है ना, इसके 2 पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, नाम क्या देंगे? प्लेन एंगल। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल है, और सर्कल के किसी एक छोटे पार्ट का ये हिस्सा, इस हिस्से को क्या कहते हैं हम? आर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्क कितना यहाँ पे एंगल बना रहा है? थीटा। ठीक है, तो इस प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन किया गया है? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, इस आर्क का डायमेंशन क्या होगा? मीटर ही होगा, और रेडियस का भी डायमेंशन क्या होगा? मीटर ही होगा। मतलब थीटा हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। लेकिन फिर भी इसके लिए एक नाम दिया गया है, रेडियन। ठीक है, यानी हमको किसी सेक्टर का लेंथ, किसी लाइन का लेंथ देखना है, तो जो एंगल फॉर्म करेगी हमारी आंखें उसे क्या कहेंगे? प्लेन एंगल। ठीक है, क्या होता है कि अगर यहाँ पर हमारा, यहाँ पर लाइन स्ट्रेट ना होके एक सरफेस होती। ठीक है ना, एक सरफेस ले लिया हमने, और फिर हमें अपनी आंखों से देखना है भैया इसको, तो कैसे देखते हैं? तो ध्यान से देखिए, आंखें पहले इस पॉइंट को मिलाती, इसको मिलाती, इसको मिलाती, ठीक है, और इसको मिलाती। दिख रहा है? ठीक है, तो ये जो एंगल हमारा बनता है अंदर की तरफ, इसको हमने ओमेगा से डिनोट कर दिया। ठीक है, दिख रहा है ना? क्लियर? तो इस ओमेगा को कैसे डिफाइन किया गया है? ओमेगा को कैसे डिफाइन किया गया है? सरफेस एरिया। ठीक है ना, ये जो भी सरफेस है, सरफेस एरिया है जो इसकी, इस ऑब्जेक्ट की, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका भी डायमेंशन कुछ नहीं है, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी एक नाम रख दिया गया है, रेडियन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखिए कि अगर किसी क्लोज बॉडी की वजह से मुझे सॉलिड एंगल पता करना पड़ता। ठीक है ना, सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन भी पढ़ा जाता है। ठीक है, किसी क्लोज बॉडी की वजह से उसके सेंटर पे जितना एंगल बन रहा है, ठीक है, वो कितना है ये कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है? आइए तो पहले उसको देखते हैं, क्योंकि जब हम गॉस लॉ यूज करने जाएंगे तो हम वहाँ पे s बाई आर स्क्वायर को डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे 4 पाई से। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आइए कोशिश करते हैं। इसके 2 तरीके से डेरिवेशन मैं कराऊंगा। ठीक है ना,
पहला तरीका देखिए क्या है, आराम से समझिएगा। ये हमारा एक स्फेयर है, क्या है बच्चों, स्फेयर है, ठीक है ना। थोड़ा सा 3 डायमेंशनल व्यू रखिएगा आप, क्योंकि इस पे स्फेयर 3D तो मैं बना नहीं सकता, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल हमारा एक स्फेयर है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या है ये, स्फेयर। और स्फेयर 3 डायमेंशनल ही होता है, कि बताने की ज़रूरत है नहीं। क्लियर। अब देखिए, इस स्फेयर का कोई भी मैं एक सरफेस ले लूँ और मैं पता करूँ कि सेंटर पे वो कितना एंगल बनाया, कोई भी सरफेस ले लूँ, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। S/r² निकालना है। तो देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा इसको 3D लुक दे देते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को आप देखिए ज़रा, इस वाले पोर्शन को, आराम से देखिएगा इसे। ठीक है, ये एरिया आपको दिख रही है बाहर की तरफ, इसको इससे मिला देंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। ये दिख रहा है, ये सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पर सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये हमें पता करना है। ये छोटी सी एरिया को S मान लेंगे, ये जो दूरी है R होगी, तो S/r² हमें कैलकुलेट करना है पूरे स्फीयर के लिए। क्लियर है। तो ये हमारा एक सॉलिड एंगल हो गया। अब आइए इसको सेपरेट बना के सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि मैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहा हूं वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम r, θ, φ ये यूज करेंगे। अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता तो क्या यूज करते हैं, x, y, z। उसी तरह स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसी तरह हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो पहले इससे मैं डिराइव करके आपको समझा दे रहा हूँ। हालांकि 12th के बच्चों के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो है नहीं उनके सिलेबस में, वो तो आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे, बीटेक बीएससी करेंगे तब पढ़ेंगे। तो पहला डेरिवेशन मैं ऐसे सीख लेता हूँ, उसके बाद मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब जो आपके सिलेबस में हो। तो आइए देखते हैं कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम एक यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। चौक दूसरा यूज कर ले, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये एंगल क्या हो गया हमारा, थीटा। अच्छा, इसकी नाम दे लेते हैं, ये एक्स हो गया, एक्स वाई जेड ऐसे, ठीक है ना। क्लियर। अब इस पॉइंट से मैं थीटा एंगल इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कहाँ पर आ गया मैं, यहाँ पर आ गया। तो बच्चों ये जो एंगल बनेगा, अब तो आप समझ गए होंगे ये कौन सा एंगल होगा, प्लेनर एंगल होगा। क्लियर, ठीक है। मुझे क्या लेना है, स्फीयर लेना है। स्फीयर पे कोई एक सरफेस लेना है और उसकी एरिया के बारे में बात करना है। तो मेरे पास कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ये हेलमेट ही मान लेते हैं कि स्फीयर, ठीक। अब देखिए, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। सेंटर कहीं इधर कहीं बीच में है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पर कहीं, इस पॉइंट को कहीं डिनोट किया हूँ। इस पॉइंट से इधर की तरफ मैं चल रहा हूँ, ठीक है, इधर की तरफ। तो थीटा के बाद क्या आ गया, डी थीटा, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट से अगर इधर जाऊंगा, इधर से परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस, तो देख रहे हैं ना, एक ऐसा और एक ऐसा लेंथ हमारा बनेगा, तो ये टोटल ऐसे एरिया आ जाएगी। तो जो मैं परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस चलूंगा,
ठीक है, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, मतलब ये मैं थीटा इधर की तरफ मूव कर रहा हूँ। अब मैं इधर की तरफ मूव अगर करूँ, ठीक है ना, ये लाइन ध्यान से समझिएगा, ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला पॉइंट है, तो मैं ऐसे मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। लॉजिक थोड़ा सा दिमाग में बना लीजिए कि ये स्फीयर है, ये एक पॉइंट है, तो थीटा के बाद डी थीटा इधर घूम रहे हैं, मैं मतलब मैं स्फीयर को ऐसे कवर कर रहा हूँ, और फाई अगर मैं घूम रहा हूँ तो ऐसे कवर कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरी टोटल बॉडी कवर हो जाए। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर की तरफ गया, ठीक है ना, ये वाला एंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन ऐसे ले लूँ, यहाँ पे कहीं इधर कहीं इसका प्रोजेक्शन ले लूँ, तो ये एंगल हमारी फाई है, बस समझ आ रही है, ये एंगल क्या है, फाई है। तो इस लेंथ फाई से मैं हल्का सा आगे की तरफ घूम गया, बहुत हल्का सा आगे की तरफ, स्ट्रेट लाइन एकदम बनना चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है बच्चों, ये छोटा सा एंगल, जैसे थीटा के बाद डी थीटा है, तो ये एंगल क्या हो गया हमारा, डी फाई। क्लियर है। अच्छा, ये हमें लेंथ मिल गई, ये लेंथ मिली, अभी नहीं मिली, हाँ फिगर में मिल चुकी है, ये हम जानते हैं, ये जानते हैं। तो अगर ऐसे ही एलिमेंट यहाँ पे ले लें, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ये हमारा एक सरफेस यहाँ पे फॉर्म हो जाता, वही सरफेस ये वाला है। क्लियर है। अच्छा देखो बच्चों, ये हमारा रेडियस आर है और ये एंगल थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा, ठीक है। ये एंगल कितना है, डी फाई, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका इधर की तरफ प्रोजेक्शन लेंगे तो आर साइन थीटा, आर साइन थीटा डी फाई। क्लियर है, मतलब ये लेंथ आ गया आर साइन थीटा डी फाई। अच्छा ये बच्चों क्या है, तो ये आर है, ये डी थीटा है, मतलब ये लेंथ क्या हो गया, आर डी थीटा। क्लियर। तो अगर मैं इस स्फीयर का, मतलब इस पोर्शन का, इस सरफेस का एरिया लिखना चाहूँ, तो ये सरफेस मैंने बहुत ही छोटा ले रखा है, बहुत ही छोटा, ठीक है, आपको समझाने के लिए बड़ा बनाया है, तो ऑलमोस्ट रेक्टेंगल की तरह इसको हम मान सकते हैं। तो एरिया क्या हो जाता है, ध्यान से देखिए, एरिया क्या हो जाता है, आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, दैट इज आर स्क्वायर, ठीक है, डी थीटा डी फाई, डी थीटा डी फाई। क्लियर। ये हमारा छोटा सा एरिया आता। क्लियर। अब इस छोटे से एरिया में आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा सॉलिड एंगल आ जाता है। लेकिन हम निकालना क्या चाहते हैं कि अगर एक पूरा का पूरा स्फीयर है, वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, मतलब मैं ऐसे डी ए एलिमेंट हर जगह, यहाँ ले लेता, यहाँ ले लेता, यहाँ ले लेता, यहाँ ले लेता, सबको जोड़ के, ठीक है, और फिर एंगल पता करता है, वो मुझे कितना आएगा ये हमें पता करना है। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले तो ये आपको समझना जरूरी है कि थीटा कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है, और फाई कैसे वेरी कर रहा है, ये चीज़ समझना जरूरी है। तो बच्चों थीटा कैसे वेरी कर रहा है, ध्यान से देखो, थीटा इधर से इधर की तरफ वेरी कर रहा है, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं स्फीयर है, ठीक है। तो थीटा का जो वेरिएशन वो ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा ना, यहाँ से ऐसे घूम रहा है, और फाई का जो वेरिएशन है वो ऐसे, ठीक है। आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी, देखिए समझ में कैसे आएगी। जो फाई वेरी कर रहा है वो ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो और अगर ये फाई मैं यहाँ पे लेता तो इतना छोटा सा बनता, फिर इतना बड़ा बनता, फिर इतना बड़ा बनता, फिर इतना बड़ा बनता, ऐसे बड़ा बनता, और यहाँ तक की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस लाइन तक फाई ने इतना एरिया कवर कर लिया। अच्छा थीटा कितना एरिया कवर कर रहा है, नीचे की तरफ। तो थीटा जब नीचे की तरफ एरिया करेगा तो
इतना कवर करने पे ऑटोमेटिक नीचे वाली भी एरिया आ जाएगी, ठीक है ना। तो यानी फाई को केवल हम कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक, ये पूरा सर्कल घूम रहा है ना, 0 से 2 पाई तक फाई का रेंज हो जाएगा और थीटा का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाई, ठीक है ना। मतलब थीटा हमारा जो वेरी कर रहा है, थीटा जो हमारा वेरी कर रहा है बच्चों, वो 0 से 2 पाई वेरी, 0 से पाई वेरी कर रहा है, और फाई जो वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल में कुछ है नहीं, डी ए बराबर इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। तो ये हो गया 0 से पाई और 0 से 2 पाई। ये लिमिट किसके लिए है, फाई के लिए, ये किसके लिए है, थीटा के लिए। तो बच्चों साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा, आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया कॉस थीटा। लिमिट यहाँ पर है 0 से 2 पाई, किसकी, फाई वाली, ये हो गया माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, ठीक है। और आपका डी फाई अभी है, क्लियर। तो इसको देखो बच्चों, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आर स्क्वायर इंटीग्रल, ठीक है, कॉस थीटा में जब लिमिट रख लोगे आप तो कॉस पाई -1 और कॉस 0 1, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2 इंटू डी फाई। अब ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई। फाई का इंटीग्रेशन बच्चों 2 बाहर ले लेते हैं, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, लिमिट क्या हो गई, 0 से 2 पाई, 2 पाई आप रख लो यहाँ पे, तो 2 इंटू आर स्क्वायर 2 पाई माइनस 0, यानी ये कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। चलो, तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है इसमें, हमें मालूम है स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। मुझे सॉलिड एंगल निकालना है, तो सॉलिड एंगल वो कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ओमेगा से, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, सरफेस एरिया बाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 4 पाई। ये चीज़ बस मुझे आपको बतानी थी, ठीक है ना। समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। पूरा स्फीयर, ठीक है ना, एक होल स्फीयर सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है, तो 4 पाई, ठीक है ना। यहीं हम गॉस लॉ में डायरेक्ट यूज़ कर देंगे, अगर एस बाई आर स्क्वायर बराबर क्या लिख दूंगा, 4 पाई, इसीलिए इसका मैं डेरिवेशन कराया, ठीक है। अब एक बात ये रही कि ये हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को यूज़ किया, ठीक है, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्लास 12th के बच्चों के लिए तो है नहीं, तो क्लास 12th के बच्चों को अगर इसे समझना होगा तो वो कैसे समझेंगे, तो आइए उनके लिए भी डेरिवेशन बताते हैं। पहले इतना अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे दूसरे मेथड से प्रूव करते हैं, ठीक है। प्रूव करते हैं, चलिए। आइए दूसरे मेथड से इसी क्वेश्चन को समझते हैं। ये हमने एक पोर्शन ले लिया, ठीक है। देखिए बच्चों, ये हमारा है स्फीयर, ठीक है, ये वाला सरफेस ऐसा बनेगा, ये कुछ फिगर वही वाला पोर्शन हमने बनाया। अब इस डेरिवेशन को हम दूसरे मेथड से करेंगे कि क्लास 12 के बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए,
क्योंकि उनके सिलेबस में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट तो है नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये जो कैप है हमारा, ठीक है ना, ये सरफेस एरिया हो गया। ये सरफेस एरिया बस हमें पता करना है, तो हमारा सॉलिड एंगल आ जाएगा। क्लियर है? देखिए, ठीक है, तो ये हमारा एक सेमी वर्टिकल एंगल है, इसको अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, ये रेडियस आर, और इस कैप की एरिया मुझे चाहिए। ठीक है ना, इस कैप की एरिया चाहिए, ये स्फेयर जो हमारा था। ठीक है, तो ये जो कैप बना हुआ है यहाँ पे ऐसा, ठीक है ना, उसकी एरिया चाहिए। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। थीटा के बाद एक डी थीटा एलिमेंट लेंगे, छोटा सा एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट क्या है? डी थीटा। ध्यान से समझिएगा। तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये रेडियस आर हो गया, ये डी थीटा हो गया। तो ये हमारा आर्क कितना हो जाएगा? आर डी थीटा हो जाएगा ना। थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। अभी पढ़े हो, आर्क बराबर क्या हो गया? आर डी थीटा। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इस एलिमेंट के वजह से हमें कौन सा पोर्शन मिल जाएगा? एक छोटा सा रिंग मिल जाएगा। ध्यान से देखो तो, ठीक है ना। अगर मैं इस थीटा को वैरी कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये रिंग का पोर्शन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये थीटा एकदम यहाँ पर ला दिया पास में, तो एक छोटा सा रिंग यहाँ मिलेगा। ठीक है, थीटा को थोड़ा सा ऊपर किया तो एक बड़ा रिंग मिलेगा, और ऊपर किया और बड़ा रिंग मिलेगा, और ऊपर किया और बड़ा रिंग मिलेगा। यहाँ तक पहुँच गया तो ये पूरा सरफेस मिल जाएगा। मतलब मैं छोटे छोटे रिंग को मिला के जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ रही है। वेरिएशन थीटा का देखिएगा, इधर से इधर की तरफ लिखा हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो रिंग मिला बच्चों हमारा, वो ऐसा कुछ है। ठीक है ना, ये ऐसा रिंग, ये विड्थ हो गई इसकी, ये हमारी कितनी थी? आर डी थीटा। ठीक है ना, तो इस रिंग का एक रेडियस भी तो होगा। ये कितना होगा? तो देखो, ये हमारा आर था, ठीक है ना, ये आर है तो ये भी आर ही है, और ये थीटा है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर। इसमें क्या रिलेशन है? तो P बाई एच बराबर क्या होगा? साइन थीटा, यानी P इक्वल टू आर साइन थीटा। यानी ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई? आर साइन थीटा। ठीक है, अच्छा इस रिंग की एरिया पहले निकाल लो। तो इसको यहाँ से काट देते हैं, काट के सीधा कर लेते हैं। सीधा कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इसका सरकमफेरेंस ये था हमारा, कितना है? 2 पाई आर साइन थीटा, और ये चौड़ाई आर डी थीटा। ठीक है, यानी एरिया अब क्या आ जाएगा बच्चों? छोटी सी एरिया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। क्लियर? इसे इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन देखो, ध्यान से सोचना। थीटा अगर मैं 0 रखूँ तो यहाँ पे पहुँचो, एक छोटा सा रिंग मिल गया। थीटा थोड़ा सा ऊपर गया तो एक यहाँ पे रिंग मिल गया बड़ा सा, और थोड़ा ऊपर पहुँचे तो ये बड़ा रिंग मिल गया, आर तक पहुँच गया तो ये पूरा मिल गया। ठीक है ना, मतलब मुझे थीटा को वैरी किधर से किधर करना है? 0 से अल्फा तक, नीचे आने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों तरफ से कवर कर रहा है थीटा के वेरिएशन पे। ध्यान से देखिए, मैंने डी थीटा पे जो एलिमेंट लिया है वो ऊपर का भी पोर्शन और नीचे का भी पोर्शन कवर किया। यानी थीटा अगर 0 से अल्फा तक मैं वेरी कराऊँ तो मुझे ये पूरे कैप की एरिया मिल जाएगी। तो 0 टू अल्फा साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? ये तो बाहर हो गया, माइनस कॉस थीटा। वेरिएशन क्या है? 0 से अल्फा। क्लियर? एक बार अल्फा रख दो, एक बार कॉस 0 रख दो। कॉस अल्फा माइनस कॉस 0, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, मतलब ये हमारा एरिया है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल क्या होगा बच्चों? सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन किया गया? ए बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से हटा देंगे तो सॉलिड एंगल कितना आ गया? 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा।
2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। क्लियर, समझ में आई बात इतनी? चलिए अब थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। अब थोड़ा आप ध्यान से बताओ, सोच के बताना। ये हमारा हेमिस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे अल्फा कितना वेरी करें कि हमें सॉलिड एंगल मिल जाए इसका, ठीक है ना। उसमें 0 से अल्फा वेरी किए थे, यहाँ पे अल्फा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे तो काम हो जाएगा, 0 से π/2। बात समझ में आ रही है? देखिए इसको, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे हूँ, ठीक है ना, ये डी थीटा हमारा था, तो ये इतने एरिया को कवर कर लिया, फिर इधर वेरिएशन किया तो इतना कर लिया, इधर वेरिएशन किया तो इतना कर लिया, इधर वेरिएशन किया तो इतना कर लिया, यहाँ पे था तो ये कवर कर लिया, यहाँ पे था तो ये कवर कर लिया। मतलब अगर मैं थीटा 0 से 90 डिग्री तक वेरी करता तो हमारा ये पूरा हेमिस्फीयर कवर हो जाता। यानी अल्फ़ा इस केस में कितना होना चाहिए, π/2। π/2 आप रख लेते हैं तो सॉलिड एंगल कितना आ जाता, 2 पाई। सिमिलरली अगर आप एक स्फीयर लिए हो, अब खुद ही बताओ अल्फ़ा कितना वेरी करना चाहिए, अल्फ़ा कितना वेरी करनी चाहिए, पाई। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहता तो ये दोनों साइड का हमारा सरफेस कवर होता, थीटा कहीं इधर होता तो ये कवर होता, फिर ये कवर होता, फिर ये कवर होता, फिर ये कवर होता, फिर ऐसे ऐसे सारे कवर हो जाते। तो छोटे छोटे रिंग मिलके हमारे क्या बन जाते हैं, स्फीयर बन जाते। मतलब थीटा का वेरिएशन यहाँ से लेके यहाँ तक करता तो पूरे पाई वेरिएशन में क्या हो जाता, हमारा स्फीयर बन जाता। यानी अल्फ़ा की जगह अगर मैं क्या रख दूँ, कॉस पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो माइनस ऑफ -1 दैट इज़ 2, यानी आंसर कितना आ गया, 4 पाई। ठीक है, तो ये डेरिवेशन बच्चों क्लास 12 के बच्चों के लिए, और एक ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं जब गॉस लॉ पढ़ाऊंगा तो इस पर डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है ना, अभी मैं उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग सॉलिड एंगल पढ़ रहे हैं। तो पहला जो डेरिवेशन था वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे था, ठीक है ना, तो हो सकता है उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन अब तो क्लास 12th में आ चुके हो तो कैलकुलस आती होगी अच्छे से, एलिमेंट लेना आता है। ठीक है ना, तो ये आपका इंटीग्रल कैलकुलस के माध्यम से सॉल्व हो गया, जिसमें वेरिएबल एक ही था, थीटा था। ठीक है, क्योंकि 12th में आपका कैलकुलस कैसा है, इंटीग्रेशन आप सिंगल वेरिएबल में करते हो, या तो ds के रिस्पेक्ट में, dy के रिस्पेक्ट में, d थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है कि d थीटा भी है, d फाई भी है। ठीक है ना, वो सब BSc वगैरह में आप पढ़ लेंगे। क्लियर, दोनों डेरिवेशन समझ में आ गई आपको? चलिए, अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है ना, मेरा मोटिव बस इतना था कि आप सॉलिड एंगल को अच्छे से समझ लें। ठीक है, कोई भी चीज़ रटने की कोशिश नहीं करनी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।